हेलो गाइस, आई एम अर्पित सिंह। वेलकम टू माय चैनल नोडल स्टडी। और आज हम लोग जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर 8 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12 पढ़ने। तो इस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे एंड तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मैं अपने चैनल पे हमेशा हर वीडियो में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे नीट और बोर्ड एग्जामिनेशंस में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को ही पूछा जाता है, तो मैं ज़्यादा इसी पे फोकस करूँगा। और इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बोलूँगा, बताऊँगा आप लोग को, और जो कि आपको हेल्प कर सकेगी कहीं और टेस्ट सीरीज़ या फिर कहीं और जहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। और साइड में मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे इसे देख सकते हैं आप, मैंने साइड में लिखा है इस चीज़ को, तो ये पूरा मैंने इसी चीज़ को साइड में लिख लिया है शॉर्ट में। और मैं जब अपने नीट और बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इसी को यूज़ करता था शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी और फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ कर पाता था एक चैप्टर को। अगर आप भी ऐसे बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर हम लोग नोट्स नहीं बनाते तो, और बहुत बार ये होता है कि हम लोग नोट्स बनाते तो फिर बहुत लाइन बाय लाइन पूरा एनसीईआरटी लिख लेते हैं अपने नोट्स वाले में, तो वो उतना यूज़फुल नहीं रहता। यूज़फुल यही रहेगा, वरना तो फिर आप एनसीईआरटी छाप रहे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको अगर पूरी बुक एक साथ पढ़नी है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि फिर पूरी हर लाइन को पढ़ना फिर एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो आप ऐसे जब आप पढ़ते हैं तो एक बार पूरा चैप्टर रीड करिए, फिर दूसरी बार आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं और फिर बार बार इसे रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी मेथड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। और यहाँ पे कह रहा है कि हेल्थ को पहले हम लोग ऐसे कहते थे कि हमारे बॉडी और हमारे माइंड में एक बैलेंस है, जो कि अगर सही बना रहता तो हमारी हेल्थ कंडीशन अच्छी रहती है। और यही चीज़ ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स ने और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने भी यही चीज़ बताई थी कि एक स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड के बीच में एक बैलेंस बना रहता है सर्टेन ह्यूमर्स के थ्रू, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। इट वॉज थॉट दैट पर्सनस विथ ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स। तो ब्लैक बाइल से यहाँ क्या मतलब है? ब्लैक बाइल से हम ये एक ह्यूमर है, ठीक है। तो ब्लैक बाइल से ये माना जाता था कि जिसमें ब्लैक बाइल का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, जो कि एक ह्यूमर है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है या फिर उन्हें फीवर होता है। तो ये कहा गया था, और ये आइडिया एक प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट के थ्रू अराइव हुआ था। बट जब डिस्कवरी हुई ब्लड सर्कुलेशन की, तो ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी पे यहाँ बात की गई है, जो कि विलियम हार्वे जी ने की थी। तो ये आपको रिमेंबर करना है। और मैंने देखिए इस साइड में नोट्स में ऐसे लिखा है, तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये उतना यूज़फुल नहीं है, जो यूज़फुल होगा, जो आपको टेस्ट वेस्ट में पूछा जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में कि डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसने की, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन्स विद ब्लैक बाई यूजिंग थर्मोमीटर डिस्प्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। तो विलियम हार्वे जी ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को पता लगाया डिफरेंट पर्सन्स में थर्मोमीटर की हेल्प की से। तो उन्होंने पाया कि जो लोग होते हैं सबका, सारे इंडिविजुअल्स का एक ही बॉडी टेम्परेचर होता है, जो कि 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो ये उन्होंने बताया। तो तब ये जो ब्लैक बाइल की जो ह्यूमर था, तो इसे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस बोला गया था। गुड ह्यूमर था हाइपोथेसिस यही थी कि कुछ लोगों में ब्लैक बाइल का सिक्रेशन होगा तो उनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, उस वजह से उनको फीवर रहता है। ये थी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया और बोला कि सबका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है थर्मोमीटर की हेल्प से। और इसी वजह से विलियम हार्वे जी को फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी बाद में बताया गया था, इन्हें ठहराया गया था। फिर लेटर ईयर्स में बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस। फिर बाद में पता चला कि हमारा जो माइंड होता है, हमारी मेंटल कंडीशन जो होती है, वो हमारे न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो ये जो और आप जानते ही होंगे कि हमारी बॉडी, हाँ, हमारा माइंड जो होता है, हमारा सीएनएस है, तो वो हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस को कैसे कंट्रोल करता है? न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल भेज के और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हार्मोन्स का सिक्रीशन करके। ये आप आगे या फिर 11th क्लास में अपने पढ़ा ही होगा। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट अफेक्ट करती है हमारे हेल्थ को। ऑफकोर्स
हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाई, हेल्थ का किन फैक्टर से अफेक्ट होती है, तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिखा है अपने नोट्स में, या मैंने ऐसे अभी लिख सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन और लाइफस्टाइल से, फिर आपको इसको अपने वर्ड्स में भी सिंप्लीफाई करके ब्रीफ में इसको लिख सकते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डिफिशियंसीज विद विच चाइल्ड इज बॉर्न एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स विद विच द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स और बर्थ, जो फ्रॉम बर्थ। तो बहुत सारे मतलब बच्चों में क्या होता है कि पहले से ही डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गए या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो आप पढ़े होंगे, तो वो आ जाते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है कि डिफिशियंसीज हो जाती है, बहुत सारे डिफेक्ट हो जाते हैं, और डाउन सिंड्रोम हो गया या फिर क्लाइनफेल्टर या फिर बहुत सारे हो सकते हैं, टर्नर। तो वो सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ये हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा। और इन्फेक्शन हो सकता है पैथोजेंस के थ्रू, पैथोजेंस हमारे अगर हाइजीन नहीं मेंटेन की गई तो इन्फेक्शन हो जाता है। एंड थर्ड है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल पे भी बहुत डिपेंड करता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली कि नहीं, फूड वाटर हम लोग कैसा ले रहे हैं, वो हाइजीनिक है कि नहीं, हम लोग रेस्ट कितना ले रहे हैं, एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं, हम लोग अपने शेड्यूल को कितना फॉलो कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। हैबिट्स दैट वी लैक एंड वी हैव, ठीक है ना, कौन सी हैबिट्स हमें हैं जो कि अच्छी हैं और कौन सी नहीं है जो हमें होनी चाहिए। और हेल्थ की यहाँ पे द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज बाय एवरीबडी। हाउ डू वी डिफाइन इट? हेल्थ डज नॉट मीन सिंपली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको डिजीज़ नहीं है या फिर आप फिजिकली फिट है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी गई है हेल्थ की, जो आपको याद करने के लिए है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछ सकती है कि व्हाट इज़ हेल्थ। तो आप सिंपली मतलब आप ये नहीं लिख सकते कि जो कि हम लोग समझते हैं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ, तो वो नहीं होगा। आपको ये लिखना पड़ेगा कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग का एक स्टेट है। एंड व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, और जो कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाती है। मतलब कि आप मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, और ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन भी आपकी अच्छी होगी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, मतलब कि आपकी एज बढ़ाएगी अगर आप हेल्दी रहेंगे, और इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी को भी कम करता है। तो अब ये इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब कि कोई बच्चा अपने फर्स्ट बर्थडे के पहले अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं। और मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब अगर वो कोई मदर है वो अपने प्रेगनेंसी या फिर की वजह से अगर उनकी डेथ होती है तो उनको मैटरनल मोर्टेलिटी, या उसके प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ होती है तो मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। योगा हैज़ बिन प्रैक्टिस, हाँ तो ये चीज़ बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। योगा भी बहुत पहले से ही टाइम मेमोरियल से हैज़ बीन यूज्ड इज़ बीइंग प्रैक्टिस टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए यूज़ किया जा रहा है। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडीली फंक्शंस एंड वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का अच्छे से डिस्पोज करें आप, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करें, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज में हाइजीन का मेंटेनेंस, ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत नेसेसरी हैं एक गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए। और यहाँ पे मैंने देखिए कैसे नोट्स बनाया, तो साइड में आप ऐसे लिख सकते हैं गुड हेल्थ के लिए ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये आपको बहुत हेल्प करेगा, अगर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा इतना पूरा, अगर आप शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं तो ये आपके शॉर्ट नोट्स में ऐसे बन सकता है। मैंने तो क्या करता था कि मैं एनसीईआरटी के ही साइड में जो स्पेस है वहीं उसी को यूटिलाइज़ कर लेता था, वो मुझे मतलब ज़्यादा कॉपी वॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं एक बुक लिया और उसी में साइड में नोट्स बना दिया, तो मैं उसी को यूज़ कर सकता हूँ बार बार, तो मुझे दूसरी कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो बहुत बार होता है कि हम लोग बनाते हैं पर फिर उसको पढ़ नहीं पाते, एनसीईआरटी में ही रह जाते हैं। मतलब एनसीईआरटी ही बहुत फोकस आपको रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यहीं से आप नीट में तो आप देखेंगे कि 200 में से 200 ही क्वेश्चंस पूरे एनसीईआरटी से ही आते हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, और वो लोग मार्क करके रखते हैं कि पूरा वो लोग बताएं कि कहाँ कहाँ से आता है। तो मैंने भी अभी दिया था नीट के एग्ज़ाम पर, पूरा एनसीईआरटी आता है, उसमें कोई अभी शक नहीं है। तो एनसीईआरटी पे ही आप फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताऊँगा, और साइड में मैंने लिखा है वो, और बताऊँगा भी ज़्यादा, तो उसकी चिंता आप ना करें, क्योंकि वो जैसे आप एलन या आकाश की टेस्ट सीरीज या कहीं भी आप कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको यूज़फुल होगा। तो व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स, तो ये फैक्टर्स आपने लिखते हैं। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ अ सिस्टम और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी। तो अगर हमारे कोई से भी ऑर्गन सिस्टम फंक्शन करना बंद कर जाए, या फिर कुछ दिक्कत आ जाए, अच्छे से फंक्शन ना कर रहा हो, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता, तो डायबिटीज़ हो जाती है, तो वो सब चीज़ें अगर अच्छे से ना तो हम लोग बोलते हैं कि हम एक डिजीज़ है।
तो डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस, और डिजीज़ को हम लोग इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस में कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड डिजीज़ विच कैन बी ईजिली ट्रांसमिटेड, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट की जा सकती है, वो हो जाती है वो इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे कि एड्स हो गया जो कि बहुत फैटल है, बहुत जानलेवा है, और फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एंड वायरल डिजीज़ हो गए जैसे कोविड-19 था अभी, वो सब इन्फेक्शियस डिजीज़ में आ जाते हैं, और ये बहुत कॉमन है और हम सब सफ़र करते हैं, जैसे फ्लू से, कोल्ड से, आप जानती हैं। एंड सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स आर फैटल, एंड सम नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, कैंसर जो है वो एक मेजर कॉज है डेथ का। तो कैंसर हम जानते हैं कि वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकता, बट ये बहुत जानलेवा है। इसमें क्या होता है कि आपका डीएनए चेंज हो जाता है, डीएनए सीक्वेंस चेंज हो जाता है, म्यूटेशंस हो जाता है वेरियस रीजंस की वजह से। तो जो भी रीजंस होते हैं उनको कार्सिनोजेंस बोलते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को कार्सिनोजेंस बोलते हैं, जो कि एक यूवी रेडिएशन भी एक कार्सिनोजेन है, बिकॉज वो म्यूटेशन कॉज करके आपके डीएनए सीक्वेंस को चेंज कर सकती है एंड कैंसर कॉज कर सकती है। और कैंसर हम लोग जानते हैं कि कितना खतरनाक होता है। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ भी बहुत, अब्यूज़ मतलब एबनॉर्मल यूज़, मतलब कि आप अच्छे से उसको यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जितना लेना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा, तो वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। इंट्रोडक्शन था ये, आज इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, तो आज इतनी ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा और मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होऊंगा, इंस्पायर होऊंगा, और मैं अभी आगे चैप्टर कंटिन्यू करूंगा, और जल्दी इस वीडियो आएंगे आगे भी, और जल्दी हम पूरी बुक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा ऐसे, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल होता है। और एनसीईआरटी के बगल में करें तो, और क्योंकि यहीं पे अगर देख लीजिए ऐसे डायग्राम अगर आपको चाहिए तो फिर आपको कहीं बनाना पड़ता है तो टाइम वेस्ट हो सकता है, तो आप यहीं से अगर बनाएंगे साइड में, रिवाइज भी कर रहे हैं, डायग्राम भी बगल में, वो भी एनसीईआरटी का, तो वो बहुत सही रहता है। तो चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहिए, इंट्रोडक्शन ही था बस। थैंक यू वेरी मच।